आज दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? क्या सच में बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया जा सकता है? या अगर एक बार मिसाइल लॉन्च हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है? अमेरिका और इज़राइल जैसे देशों के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, आयरन डोम और डेविड सिसलिंग जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम हैं जो आसमान में ही आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने का दावा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जिसके पास तेजी से बढ़ती मिसाइल टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इसी वजह से सवाल उठता है कि क्या इन डिफेंस सिस्टम के बावजूद ईरान को रोका जा सकता है? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका और इजराइल बैलिस्टिक मिसाइलों को कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, उनके डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं और आखिर क्यों कहा जाता है कि ईरानी इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रडार सिस्टम होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। ये दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर के दूर से ही पकड़ लेते हैं। ईरान ने इन रडार को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इन रडार की जो कॉस्ट है वो किसी की 1000 करोड़ है, किसी की 2000 करोड़ है, किसी की 600 करोड़ है, किसी की 1200 करोड़ है। अगर हम रडार सिस्टम की बात करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कैसे काम करते हैं। इस तस्वीर में बाईं तरफ जो बड़ी डिश दिखाई दे रही है उसे रडार एंटीना कहते हैं। इसका काम होता है रेडियो वेव्स यानी कि सिग्नल भेजना। बेसिकली ये जो एंटीना है वो एक खास तरह की तरंगे आसमान की तरफ भेजता है। इन्हें रडार वेव्स कहा जाता है। जब ये वेव्स किसी चीज़ से टकराती हैं जैसे कि विमान या जहाज से तो ये वापस रडार की तरफ लौट आती हैं। वापस आने वाले इन सिग्नल्स को रडार का रिसीवर पकड़ लेता है। फिर कंप्यूटर इन सिग्नल को प्रोसेस करता है और रडार स्क्रीन पर हमें उस टारगेट की लोकेशन, दूरी और उसकी स्पीड तक दिखाई दे जाती है। तो बेसिकली यही वजह है कि रडार का इस्तेमाल एयरपोर्ट, सेना, मौसम विभाग और जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यानी बिना देखे भी हम आसमान और समुद्र में मौजूद चीज़ों को पहचान सकते हैं। America's radar, worth $1.1 billion, was reportedly destroyed by Iran using drones costing only about $2,000. The radar was located at the Al Udeid U.S. airbase in Qatar and had a 5,000 kilometers detection range. Known as AN/FPS 132, it could detect ballistic missile launches and track their speed and direction. Its destruction could weaken U.S. early warning systems in the region and increase tensions across the Middle East. ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं, जैसे कि फटा मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल और शाही ड्रोन जैसे हथियार काफ़ी खतरनाक हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो काम कैसे करती हैं। दरअसल इसके 3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है बूस्ट फेज़। इसमें मिसाइल रॉकेट की तरह लॉन्च होती है और उसके इंजन उसे बहुत तेज गति से ऊपर अंतरिक्ष की तरफ ढकेलते हैं। यही स्टेज मिसाइल को धरती के वातावरण से बाहर ले जाता है। दूसरा फेज़ आता है मिड कोर्स फेज़। इस स्टेज में मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंच जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण एक घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ती है। यहीं से उसका वॉरहेड यानी कि पेलॉट टारगेट की तरफ बढ़ता है। तीसरा फेज आता है टर्मिनल फेज। इसमें वॉरहेड बहुत तेज स्पीड से वापस धरती की तरफ आता है और अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। तो बेसिकली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो पहले रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं, फिर अंतरिक्ष में सफर करती हैं और आखिर में तेजी से नीचे आकर अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। ईरान के पास एक और तरह की मिसाइल है जिसे क्लस्टर मिसाइल कहते हैं। दरअसल ये जो क्लस्टर मिसाइल होती है वो एक ऐसी मिसाइल होती है जिसमें एक बड़ा वॉरहेड नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कई छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब ये मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो हवा में ही खुल जाती है और ये छोटे छोटे बम एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं। When a cluster bomb is dropped, it releases most of them detonate, causing multiple explosions over a large radius. यहाँ तक कि ईरान में उस बिल्डिंग पर भी हमला किया गया है जहाँ पे अमेरिका के एम्बेसडर और कमांडर मौजूद थे। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका और इजराइल की जो पैट्रियट मिसाइल है वो आखिर काम कैसे करती है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है बूस्ट चरण। इसमें दुश्मन की मिसाइल या रॉकेट लॉन्च होता है और बहुत तेजी से आसमान की तरफ बढ़ता है। दूसरा चरण इसमें आता है ट्रैक चरण। इस स्टेज में रडार और सेंसर उस मिसाइल को पहचान लेते हैं और उसकी दिशा, गति और लोकेशन को लगातार ट्रैक करते रहते हैं।
तीसरा चरण होता है इंटरसेप्ट चरण। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल लॉन्च करता है जो आसमान में जाकर दुश्मन की मिसाइल को टारगेट करके हवा में ही नष्ट कर देती है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो पहले मिसाइल लॉन्च होती है, फिर उसे ट्रैक किया जाता है और अंत में इंटरसेप्टर मिसाइल उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। अगला है थार्ड, जिसका पूरा नाम होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये बेसिकली अमेरिका के एक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही रोकना होता है। सबसे पहले इसका रडार सिस्टम दूर से आने वाली मिसाइल को पहचान लेता है और इसकी दिशा व गति को ट्रैक करता है। इसके बाद थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है जो बहुत तेज गति से ऊपर जाती है। ये मिसाइल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को ऊंचाई पर ही टक्कर मार के नष्ट कर देती है ताकि वो ज़मीन तक पहुंच ही ना पाए। यानी अगर हम आसान भाषा में समझें तो थर्ड एक ऐसा सुरक्षा सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। MQ-9 रीपर एक अमेरिका का बनाया हुआ ड्रोन यानी कि अनमैन्ड एरल व्हीकल है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम बनाती है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स करता है। इस ड्रोन का उपयोग आमतौर पर निगरानी करने के लिए किया जाता है, दुश्मन की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर मिसाइल से हमला करने के लिए भी किया जाता है। इसके जो पंख होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं ताकि ये हवा में लंबे समय तक उड़ सकें और ज़्यादा देर तक निगरानी कर सकें। आगे जो गोल सा हिस्सा दिख रहा है इसमें वो सेंसर और कैमरा सिस्टम है। इसमें हाई क्वालिटी वीडियो और तस्वीरें ली जाती हैं। नीचे जो हथियार लगे हुए हैं उन्हें हेलफायर मिसाइल कहा जाता है जो ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन पर टारगेट पर हमला कर सकती हैं। इस ड्रोन का इंजन और प्रोपेलर पीछे की तरफ होता है जो इसे आगे उड़ने की ताकत देता है। तो इस तरह के जो MQ-9 रीपर होते हैं वो आज के समय का एक बहुत ही एडवांस निगरानी और स्ट्राइक ड्रोन माना जाता है। ईरान के याक एयरक्राफ्ट को भी इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है और इजराइल ने इसे ध्वस्त करने के लिए F-35 एयरक्राफ्ट का यूज़ किया था। इसके अलावा ईरान का जो F-14 एयरक्राफ्ट है वो भी ध्वस्त कर दिया जा चुका है। ईरान ने एक बघेरी एयरक्राफ्ट बनाया था, इसे कंटेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे इजराइल की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका को अपने पास बैठाया हुआ है। उसने US नौसेना को ये आदेश दे दिया है कि वो ईरान पे हमला करे और जो इजरायली सेना है वो टैंक लेकर रेडी है लेबनान पर हमला करने के लिए और उसे कब्जा करना चाहती है। इजराइल ने सीरिया पर भी आधा कब्जा कर ही लिया है, जैसे कि गोलान हाइट की अगर हम बात करें तो वहाँ तक तो कब्जा उसने कर लिया है। इसका उद्देश्य ये है कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है। ग्रेटर इजराइल में इराक भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल। तो बेसिकली जो इजराइल है वो ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ चुका है और लगभग 10 या 12 अप्रैल से ये लोग हमला चालू करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर अमेरिका की सबसे बड़ी चाल ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के पास एप्स्टीन फाइल के कुछ क्लिप्स हैं जो अमेरिका नहीं चाहता कि वो दिखाई जाएं। तो यहाँ पे ये भी वजह सामने आ रही है कि अमेरिका इस वजह से भी इजराइल का साथ दे रहा है, क्योंकि USA की लड़ाई ईरान से थी ही नहीं और ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के पार्लियामेंट में इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मैरीन कमांडर जो हैं वो इसका पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं कि ईरान पे आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। इसके कारण स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, बल्कि ब्रिटेन भी अपनी एयरबेस यूज़ करने नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रम्प के कहने पर उसने अलाउ कर दिया है। अब यहाँ पे अमेरिका का कहना है कि खामनेई के मर जाने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसके चुनने का अधिकार अमेरिका को है। खामेनेई को ये अंदाज़ा हो गया था कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने डिसेंट्रलाइज्ड मोसैइक डिफेंस बनाया, जिसे हम शॉर्टकट में DMD भी कहते हैं। इसके अनुसार इन्होंने ईरान को 31 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था और इसमें कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है या फिर टॉप लीडरशिप मारी जाती है तो उससे इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसमें जो 31 DMD ब्रिगेड हैं उनके पास अपनी मिसाइल होगी, अपना ड्रोन होगा, अपने जहाज होंगे और अपनी सेना होगी, वो सब मारेगी 31 को। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप जो है वो ढह चुकी है, लेकिन जो ये 31 DMD है वो अंधाधुंध वॉर कर रही है, मतलब कि ये कहीं भी हमला कर दे रही है।
क्योंकि यहाँ पे टॉप लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है और डीएमडी को इसलिए बनाया ही गया था कि अगर कभी भी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाती है ईरान में तो वो किसी भी परिस्थिति में किसी को भी मार सकती है। तो इस वजह से वहाँ पे अंधाधुंध वॉर हो रहा है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज़ है छोटी पनडुब्बियाँ, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है वहाँ का पानी जो है वो बहुत ही उथला हुआ है, तो वहाँ पे बड़ी जलसंधियाँ नहीं आ सकती और ना ही वहाँ पे बड़ी पनडुब्बियाँ आ पाएंगी क्योंकि वहाँ पर चट्टानें हैं और ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे और जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे धड़ाम से मार देंगे। ईरान के पास मच्छर ब्रिगेड भी है। ये ऐसे ब्रिगेड होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं, तो ये इसके पास 15,000 की संख्या में मौजूद हैं। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका सबसे घटिया चाल चलने जा रहा है, वो ये है कि वो ईरान के ऊपर जो स्थित कुर्द लोग हैं उन लोगों को इजराइल और अमेरिका हथियार देगा और पैसा भी दे रहे हैं। इन कुर्दों को सीरिया से ले आया जा रहा है ईरान के पास और अब ये कुर्द ईरान में भयानक हमला करेंगे। अब आप बताइए कि आतंकवादी तो गलत हैं, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जो बंदूक है उस बंदूक को बनाने वाला अमेरिका गलत नहीं है। ये कैसी बात हुई यहाँ पर? तो नियम यहाँ पे ये होना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो जिस देश का है उस देश पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि और उसके हाथ में जो हथियार हैं और वो जिस देश का हथियार बना हुआ है वो देश भी यहाँ पर प्रतिबंधित होना चाहिए और इसका रिजल्ट यही आएगा कि 99% हथियार अमेरिका के ही निकलेंगे। अमेरिका रूस और चाइना का विरोध कर रहा है और स्पेन इसका दोस्त होते हुए भी अमेरिका का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन ने भी इस अमेरिका का विरोध किया है और फ्रांस ने भी अमेरिका का विरोध किया है। यूएन ने, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उसने कहा था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होने नहीं देंगे, लेकिन इसके चार्टर 2 में भी ये भी बात लिखी हुई थी, कोई देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता का हनन नहीं कर सकता है या फिर कोई देश किसी दूसरे की ज़मीन को भी हड़प नहीं सकता और दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमें खुलेआम युद्ध देखने को मिल रहा है और इजराइल भी लेबनान को कब्जा करने की होड़ में है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना है कि ईरान अपने यहाँ की महिलाओं पर अत्याचार करता है, बल्कि अमेरिका ये नहीं देखता कि वो एप्स्टीन फाइल में छोटी छोटी लड़कियों को काट कर खा जाता है। अगर हम अपने भारतीय मीडिया की बात तो इनकी बातों को सुनकर लगता है कि ये गृह युद्ध करवा के ही छोड़ेंगी, क्योंकि इनके हिसाब से, यानी कि जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके हिसाब से खामनेई ने जो हिसाब शुरू किया था वो गलत था, लेकिन एप्स्टीन फाइल के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं बोला। इसलिए हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो न्यूज़ चैनल हैं वो नेशनल पॉलिसी और मीडिया का नैरेटिव बिल्कुल ही अलग कर दिए हैं, जो कि किसी देश के लिए सबसे घातक वाली बात है ये। अमेरिकी, इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना के सामने एक धर्म संकट आ गया है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने मिलान एक्सरसाइज में ईरान को भारत बुलाया था और इसके दौरान मतलब हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांडर है उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ब्रिगेडियर फ्रेंडशिप के बारे में ट्वीट किया था उन्होंने बेसिकली। लेकिन जब ये युद्ध अभ्यास समाप्त हो गया था तो ये जब विशाखापट्टनम से वापस लौट रही थी इनकी जहाज़, ये शिप जैसे ही बे ऑफ बंगाल को पार करती है और श्रीलंका के बाहर रहती है, तब ये श्रीलंका के अंदर आने की अनुमति मांगती है। तब तक यहीं पर एक अमेरिकी पनडुब्बी उपस्थित थी और उसने मार के इसे डुबा दिया था। ये बेसिकली भारत को ह्यूमिलेट करने के लिए किया गया था कि हमने आपके तट के सामने इसे डुबा दिया। इस वॉर के संदर्भ में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अमेरिका इतना पावरफुल कैसे है और उसके पास हथियार बनाने के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो दरअसल ये शुरुआत अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही शुरू कर दी थी, या फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई उसके बाद से ही इसने IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे संस्था बनाई। IMF जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है और वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करवाता है और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में वीटो राइट सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी अमेरिका का दबदबा है और कोई भी देश अगर नियम कानून ज़्यादा बना रहे हैं या फिर USA के खिलाफ बना रहे हैं तो US उसे वीटो पावर करके उसे कैंसिल कर सकता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये US की सॉफ्ट पावर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसे पावरफुल बनाती हैं। इसके अलावा अमेरिका पूरे दुनिया के पैसों को कंट्रोल करता है स्विफ्ट कोड के माध्यम से।
यानी कि इसमें ये प्रोसेस होता है कि दुनिया में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। गूगल प्ले स्टोर, मेल, विंडोज़, iOS ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो अमेरिका के ही बनाए गए हैं। और दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि आज हम लोग इन सब सॉफ्टवेयर पर कितना डिपेंडेंट हैं। सो बेसिकली यूएस कंट्रोल ओवर ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक। अमेरिकन काफ़ी बड़े-बड़े व्यापार भी करते हैं। ये एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट भी करते हैं दुनिया में। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन सप्लाई करते हैं, यानी कि हथियारों का सप्लाई करते हैं ये। और इन्हीं हथियारों के ज़रिए अमेरिका काउंटर बैलेंस करता है। और अमेरिका का सबसे बड़ा बिज़नेस जो है वो वेपन सप्लाई ही है, क्योंकि अंधेरे का डर दिखाकर ही टॉर्च बेचा जा सकता है। अमेरिका बेसिकली पूरी दुनिया के पेट्रोल पर भी कब्जा करना चाहता है, इसीलिए अमेरिका ने 57 ओआईसी कंट्रीज़ को कंट्रोल में करके रखा हुआ है और उनके तेल पर अमेरिका ने इनडायरेक्ट कब्जा किया है। और आप सब जानते ही होंगे कि अमेरिकन डॉलर पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंट है। सो बेसिकली यही कारण है जो अमेरिका को इतना पावरफुल बनाते हैं और पूरे दुनिया में अमेरिका का दबदबा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।